नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल यादव और आप सभी देख रहे हैं अपना YouTube चैनल एपीएस एकेडमी। जहां पे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपको जीएस का पोर्शन कराने वाला हूं, जिसमें आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साथ में ज्योग्राफी वाले भी सेक्शन से क्वेश्चंस आपके होंगे। साथ में मैं उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, साथ में आपको कह सकता हूं कि उसके कॉन्सेप्ट को भी बताता चलूंगा। तो ये इसका दूसरा वीडियो है। आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप जा करके देख लीजिएगा। वहां पे कुछ सिलेबस भी आपको बताया गया है। और ये किसके लिए है तो याद रखिएगा, ये आपको एसपी पटवारी साथ में जेबीटी कमीशन के लिए जो पोस्ट है उसके लिए तैयारी है। साथ में इसको और अदर एग्जाम वाले भी बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो सबके एग्जाम में सेमी जीएस के पोर्शन से बनते हैं। तो याद रखिए, आप किसी भी चीजों की तैयारी कर रहे हैं आप भी इन चीजों को पढ़ सकते हैं। तो आइए फिर इसकी शुरुआत करते हैं, जिसमें आपसे क्वेश्चंस को बताऊंगा, क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कॉन्सेप्ट है वो भी बताऊंगा, फिर इसका आंसर हम लोग करते आगे बढ़ जाएंगे। तो क्या बोला, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कब शुरू किया था? तो आंसर पहले मैं बता देता हूं। जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया वो आपका 1920 में किया था। क्यों किया था? क्योंकि इसमें रोलेक्ट एक्ट आपका पास हुआ, और रोलेक्ट एक्ट एक ऐसा अधिनियम है जिसमें कह सकता हूं कि ये ब्रिटेन के द्वारा 1919 में आपका लागू किया गया, जिसके अंतर्गत बिना किसी मुकदमे के अगर कोई भी व्यक्ति क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहा तो उसको गिरफ्तार कर लिया जा सकता था। और इस पे किसी भी प्रकार का आप अपील दर्ज नहीं कर सकते, आपकी कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। यानी कि इसको एक प्रकार से लोगों ने काला कानून के नाम से जाना था। तो याद रखिए, काला कानून इसको कहते हैं। इसके अलावा दूसरा जो कांड हुआ था वो था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये चीजें आपको पता होंगी कब हुआ था, डेट याद रखनी है, 13 अप्रैल 1919 में। तो 13 अप्रैल 1919 में ये हुआ था। तो ये आपको ध्यान देना है। तो इसी के कारण गांधी जी ने कह सकता हूं कि 1920 में असहयोग आंदोलन को शुरुआत किया, जिसका मतलब ये था कि अब हम भारत में किसी भी प्रकार से ब्रिटेन को हेल्प नहीं करेंगे। ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है कब मिला था। तो 1913 में। किस लिए मिला था? इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था गीतांजलि, जिसकी वजह से इनको क्या मिला था? तो याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार आपका मिला था। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। तो याद रखिए किसने किया था? तो आंसर था ए हो ह्यूम। ये एक कह सकता हूं इंग्लिश अधिकारी था, ब्रिटेन का अधिकारी था, जिसने कांग्रेस की स्थापना इस उद्देश्य से की थी कि अगर ये हमारे देश में होंगी तो देश के लोगों को ये लगेगा कि हमारी तरफ से बोलने वाला, हमारी तरफ से बात करने वाला हमारे देश के हैं, तो हमारा किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो ब्रिटेन पे इजीली भरोसा कर सकते हैं। तो इसीलिए इन्होंने करवाया, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। बोला कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, जिसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है इसका? एक और, लाख बख्श। इसका नाम है लाख बख्श। इसने इसकी स्थापना की थी। इसके पहले दो व्यक्ति आए थे। पहला था आपका महमूद गजनवी। पहला कौन सा था? महमूद गजनवी। और दूसरा क्या है, इसने भारत पे कैसे, आपको पता होगा कि कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। इसके बाद आता है मोहम्मद गौरी। कौन आता है? मोहम्मद गौरी आता है भारत में। मोहम्मद गौरी आपका भारत आता है। और इसी के साथ इसका एक दास था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये आता है और ये कब स्थापना करता है? तो याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब दिल्ली सल्तनत की स्थापना की? अब आपको पता है इसके अंदर कई प्रकार के वंश आते हैं। जैसे कौन कौन से वंश आ गए आपको पता होगा। इसमें गुलाम वंश आता है, खिलजी वंश आता है, तुगलक वंश आता है, साथ में दिल्ली सल्तनत में आपको लोधी वंश। ये सारे वंश सैयद अहमद इस तरीके के आपके 3-4 वंश, 4-5 आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको ध्यान देना है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब किया था? तो 1206 में इसने दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग की थी। मोहम्मद गौरी के साथ ये भारत पहले उसका ये दास था। तो ये आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया जो साम्राज्य था उसको कह सकते हैं कि भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साहित्य, कला और विज्ञान का काफी ज्यादा विकास हुआ था। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। बोला कि मौर्य
वंश का संस्थापक कौन था? तो मैंने आपको बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। तो ये लोग आप लोग याद रखिएगा। 320 ईसा पूर्व, ये आपको ध्यान देना है। अशोक ने कलिंग का युद्ध कब लड़ा था? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कलिंग कहाँ पड़ता है? तो कलिंग आपका पड़ता है कहाँ पे? उड़ीसा में। अब आपको पता है कि अशोक कितना महान राजा था भारत का, और वो 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ता है। वहां पे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, और वो जहां एक प्रकार का प्रतापी राजा था जो युद्ध करने पे अपना विश्वास रखता था, लोगों की हत्याओं को, मृत्यु को, उनकी बॉडी को, उनकी शव को देख करके उसका हृदय परिवर्तन होता है, और फिर उसने अपने जीवन में कह सकते हैं कि दोबारा से कभी युद्ध ना करने का प्रण करता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था? तो याद रखिएगा 261 ईसा पूर्व। ये कलिंग कहाँ पड़ता है? तो आंसर क्या हो जाता है? उड़ीसा में। ऐसे ही अशोक से रिलेटेड अभी और भी आपको क्वेश्चंस आते रहेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। बोला दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1226। किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये आपको ध्यान देना है। और खत्म, इसका अंत कब हुआ? तो याद रखिएगा 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी, जहां पे बाबर जीत जाता है, मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है, और फिर ये दिल्ली सल्तनत यहीं पे आपका खत्म हो जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है। द्वितीय युद्ध कब हुआ था पानीपत का? तो आपको याद होगा कि 1556 में हेमू और अकबर के बीच हुआ था। तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली, जो कि ईरान का शासक भारत आया था, और साथ में मराठों के बीच में ये हुआ था। इतनी चीजें आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या बोला? बक्सर का युद्ध कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्यों हुआ था? तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि 1757 से पहले, कब 1757 से पहले हुआ क्या था कि जो ब्रिटेन के लोग थे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो बंगाल में अपना कह सकता हूं कि व्यापार करती थी, और वो कह सकता हूं एक प्रकार से धीरे धीरे वो फोर्टिफिकेशन करने लगी थी, किलाबंदी करने लगी थी, साथ में वहां पे जो शासन होता था उसमें अपना हस्तक्षेप भी करने लगी थी। इस तरीके की चीजें करने लगी थी। तो होता क्या है, उस समय मुगल के द्वारा एक शाही फरमान निकाला जाता है। शाही फरमान क्या होता है? तो एक प्रकार का दस्तावेज होता है जिसके द्वारा, जिसको एक मुगल शासक फर्रुखसियर ने निकाला था। तो ब्रिटेन वालों ने उसको प्राप्त किया था, जिसके माध्यम से ये था कि उनको किसी भी प्रकार का व्यापारिक टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो वो उसका दुरुपयोग करते थे। बस 1757 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था सिराजुद्दौला, वो उसी को मना कर देता है, साथ में उनके साथ उनके ऊपर युद्ध करता है, उनसे लड़ाई करता है, युद्ध करता है, और फिर बाद में कह सकता हूं 1757 में क्या होता है? प्लासी का युद्ध होता है। क्या होता है 1757 में? प्लासी का युद्ध। ये भी आपसे इंपॉर्टेंट है, प्लासी का युद्ध होता है। तो कौन था इधर का बंगाल का राजा? तो याद रखना है कि सिराज उद्दौला ये राजा था। साथ बगल में कौन था? तो याद रखिएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, यानी कि ब्रिटेन के लोग थे। तो ये लोग यहाँ पे लड़ते हैं। सिराजुद्दौला को उसके अपने ही लोग वहां पे धोखा देते हैं, फिर वो ब्रिटेन के द्वारा वहां पे हार जाता है। फिर इसके बाद एक राजा बनता है, ये ब्रिटेन के लोग ही उसको राजा बनवाते हैं। कौन? तो याद रखिएगा मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर। तो इसको यहाँ पे राजा बनाते हैं। अब इसको बोलते हैं कि ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया पहला कठपुतली बंगाल का नवाब था, क्योंकि वो जो कहते थे वो वही करता था। इसके बाद लोग इसको भी हटा देते हैं, तो फिर क्या किसको बनाते हैं? मीर कासिम को। किसको? मीर कासिम को। तो यहाँ पे मीर कासिम नाम के व्यक्ति को राजा बनाते हैं। ये भी शासन करता है, लेकिन इसको ब्रिटेन को ये लगता है कि ये क्या कर रहा, दूसरे अन्य राज्यों से मिल करके ब्रिटेन के खिलाफ नीति बना रहा युद्ध की, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश को पहले अवध के नाम से जाना जाता था, और भी अदर इलाके थे। तो उसको ये लगता था, तो क्या किया उसने? मीर कासिम को भी हटाया। बाद में मीर कासिम ने उसका विरोध किया, और युद्ध करने के लिए कई सारे 3-4, जैसे अवध के नवाब हो गए, और यहाँ पे बंगाल का ये वाला नवाब, इस तरीके से उन्होंने मिलकर उसका विरोध किया। कब? 1764 में। और बिहार का जो जिला है बक्सर, वो पहले बंगाल का ही पार्ट था, यानी बिहार, उड़ीसा, ये सब पहले बंगाल का ही पार्ट हुआ करते थे। तो 1764 में बक्सर में ये क्या होता है? ये युद्ध होता है, जिसमें
सारे लोग हार जाते हैं, ब्रिटेन वहां पे जीत जाता है। उसके बाद होती है इलाहाबाद की 2 संधि 1765 में। याद रखनी है कि बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि होती है, तो याद रखना है वो होता है आपका इलाहाबाद की संधि। तो कब युद्ध हुआ प्लासी का? 1757, और 1764 में बक्सर का युद्ध। और कौन सी संधि होती है, तो याद रखिएगा इलाहाबाद की 2 संधियां होती हैं, 12 अगस्त 1765, 15 अगस्त 1765। तो ये आपको ध्यान देना है, डेट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद क्या होता है, अंग्रेज धीरे धीरे भारत में पूरी तरीके से हावी हो जाते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। तो ये स्टोरी आपको याद रखना है। हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। और क्या पूछ रहा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 1757। इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो 10 क्वेश्चन आपके लिए हिस्ट्री से थे, तो आपको ये याद रखना है। आपको इसी तरीके से डेली आप करके क्वेश्चंस को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो याद रखिएगा 10 क्वेश्चन आपके किससे थे, हिस्ट्री से। अब हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। और आगे आपसे क्या पूछ रहा, आगे आपके कह सकता हूं कि जियोग्राफी से क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में कह सकते हैं कि जो गंगा नदी है उसके बारे में देखेंगे, क्योंकि वहां से आपसे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। तो उसके बारे में हम आपको यहाँ पे बताते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक अलग से पेज ऐड कर देते हैं और फिर आपको बना करके दिखाते हैं, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको याद रखिएगा। एक हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें आपकी 2 ग्लेशियर होते हैं। क्या होते हैं, ग्लेशियर आपके 2 होते हैं। अभी ये ग्लेशियर क्या होते हैं, तो आपको पता होगा ग्लेशियर जो है बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, जिनसे क्या होती है नदियां, जो बाद में जब पिघलते हैं तो वो नदियों का रूप ले लेते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। 2 प्रकार के ग्लेशियर हुआ करते थे, हुआ क्या अभी भी ये हैं। तो याद रखिए कितने ग्लेशियर, तो आपको याद रखना है ये आपके 2 ग्लेशियर हो जाते हैं। यहाँ पे मैं बना दे रहा है एक बार, फिर आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ये आपको ध्यान देना है। एक यहाँ पे ग्लेशियर हो गया। ये काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट मैप होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपके कई सारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आपको सॉल्व हो जाएगा। तो याद रखिए 2 ग्लेशियर हो गए। कौन क्या नाम होता है इनका, तो आपको याद रखना है। इसका नाम होता है गंगोत्री। इसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा इसका नाम होता है क्या, गंगोत्री ग्लेशियर। यहाँ पे मैं बना रहा, ध्यान से देखिएगा, इसको बोलते हैं गंगोत्री। कौन सा ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर। और ये वाला कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये आपका सतोपंथ ग्लेशियर। तो सतोपंथ ग्लेशियर हो जाता है 2 ग्लेशियर। यहाँ से क्या होती हैं, 2 नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। मैं बना दे रहा, इसको आपको याद रखना है कि ये सतोपंथ ग्लेशियर से एक जो नदी निकलती है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं भागीरथी नदी। कौन सी, ये आपका कौन सी नदी है, तो आपको याद रखना है ये आपकी भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी। ये आपको ध्यान देना है, भागीरथी। अब ये गंगा अभी नहीं है, गंगा इसका नाम बाद में पड़ता है, पहले इसको ध्यान से देखिएगा। तो ये हो गया आपकी भागीरथी नदी। एक और नदी यहाँ से निकल के आती है, जिसका नाम क्या होता है, तो आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं अलकनंदा नदी। तो पहली हो गई भागीरथी, और दूसरी कौन सी, अलकनंदा नदी यहाँ से निकल के आती हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। इसके बाद एक और चीज आपको याद रखनी कि यहाँ पे अब ये जो अलकनंदा नदी है, इसके अलग अलग प्रकार की ट्रिब्यूटरीज पाई जाती हैं, सहायक नदियां पाई जाती है। तो यहाँ से ये कौन सी नदी निकल के आई है, तो आपको याद रखना है ये कौन सी है, अलकनंदा। अलकनंदा नदी आपकी यहाँ पे पाई जाती है। अब मैंने आपको क्या बताया कि इसके अलग अलग ट्रिब्यूटरीज होती हैं, यानी कि इसकी अलग अलग सहायक नदियां निकल के आती हैं। तो आपको वो ध्यान देना है। तो याद रखिएगा एक नदी यहाँ से निकल के आती है और यहीं पे ये मिल जाती है। इसका नाम क्या होता है, तो आपको याद रखना है ये जो नदी होती है इसका नाम क्या था, तो आपको याद रखना है ये जो नदी है इसका नाम है आपका धौली गंगा। तो कौन सी नदी हो गई, धौली गंगा। ये आपका हो गया धौली गंगा। और ये जहां मिलती है तो याद रखिए इस जगह को हम कहते हैं विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं, विष्णु प्रयाग। ये आपको याद रखना है, विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। फिर यहीं पे एक और नदी निकल के आती है और उस नदी का आपका नाम क्या होता है, तो आपको ध्यान देना है उस नदी का नाम। पहले हम इसको नदी बना देते हैं फिर आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक और नदी निकल के आएगी और इस तरीके से अलकनंदा में मिल जाती है। तो उसका क्या नाम हो जाता है, तो आपको याद रखना है वो जो नदी है उसका नाम है आपका नंदाकिनी। क्या नाम है इसका, तो याद रखिए ये है आपका नंदाकिनी। तो ये हो गया आपका कौन सी, नंदाकिनी नदी। और ये कहाँ मिलती है, तो आपको याद रखना है ये आपका नंद प्रयाग में मिलती है। तो नंद प्रयाग। तो इतना समझ में आया कि पहला अलकनंदा में आके 2 नदियां मिली। पहला हो गया आपका
कह सकता हूँ धौली गंगा, और दूसरी कौन सी नदी हो गई तो आपको याद रखनी है, वो है आपका नंदाकिनी, जो कि आपका नंदप्रयाग में मिलती है। इसके बाद यहाँ पे एक और नदी निकल के आती है जिसका नाम है क्या, तो याद रखिएगा उसका नाम है आपका पिंडार नदी। तो क्या नाम हो जाता है इसका तीसरे का, वो हो जाता है आपका पिंडार रिवर, पिंडार नदी। तो कौन सी ये नदी है, तो याद रखिएगा ये है आपकी पिंडार नदी। इसके बाद ये कहाँ मिलती है, तो आपको याद रखना है ये कहाँ मिलती है, तो इसका आंसर हो जाता है ये मिलती है आपका कर्ण प्रयाग में। तो ये क्या हो जाता है, कर्ण प्रयाग, ये हो जाती है कर्ण प्रयाग। तो ये भी आपको ध्यान देना है। इसके अलावा एक और नदी निकल के आती है जिसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है मंदाकिनी, जो कि इधर से निकल के आएगी। तो ये क्या आती है, मंदाकिनी रिवर, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिल जाती है। तो इसका भी हम नाम लिख देते हैं, कौन सी रिवर हो जाती है, तो याद रखिएगा ये है आपका मंदाकिनी रिवर, मंदाकिनी नदी। और कहाँ पे मिलती है, तो आपको याद रखना है इसका नाम क्या हो जाता है, तो इसका नाम हो जाता है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। और इसके बाद ये जो अलकनंद मतलब अलकनंदा साथ में भागीरथी आपका जहां मिलती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा इसके बाद इसको हम कहते हैं इस जगह को देवप्रयाग, जो कि आपका ये सब उत्तराखंड में है। तो याद रखिएगा ये नदी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं आपको एक्सप्लेन यहाँ पे कर रहा, क्या मैंने बताया कि यहाँ पे आपकी दो नदियां निकलती हैं, दो अलग अलग ग्लेशियर से, पहला आपका गंगोत्री, दूसरा आपका सतोपंथ। और यहाँ से भागीरथी आगे जाती है देवप्रयाग तक, सतोपंथ से एक नदी निकल के आती है अलकनंदा, अलकनंदा नदी में विष्णु प्रयाग जैसी जगह पे धौली गंगा आके मिलती है। फिर नंदाकिनी रिवर आपका नंद प्रयाग में, पिंडार आपका कर्ण प्रयाग में, मंदाकिनी आपका रुद्र प्रयाग में, और देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा। और इसके बाद जब ये आगे बढ़ती है, ये जो रिवर है जब ये आगे बढ़ेंगी तो इन्हीं को हम किसका नाम देते हैं, तो याद रखिएगा इसके बाद इसका नाम हम क्या दे देंगे, तो इसको हम इनको गंगा रिवर के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा इसके बाद ही इसका नाम क्या पड़ जाता है, तो इनको गंगा नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करता हूं यहाँ पे सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब क्वेश्चन आपसे इसी प्रकार से पूछे जाएगा कि विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी नदियां मिलती है, अलकनंदा प्लस धौली गंगा, नंद प्रयाग में नंदाकिनी प्लस अलकनंदा, इस तरीके के क्वेश्चंस। तो यही आपसे यहाँ पे पूछा गया था कि विष्णु प्रयाग कहाँ है, तो विष्णु प्रयाग आपका इसमें अब आपको दिख रहा होगा विष्णु प्रयाग धौली गंगा प्लस अलकनंदा। तो आंसर क्या हो जाता है, तो याद रखिएगा धौली गंगा प्लस अलकनंदा, यहाँ पे ये हो जाता है। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्या पूछ रहा, ये मैंने आपको मैप के यहाँ पे बता दिया, काफी ज्यादा आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत में गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश। इसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, ये सुंदरबन डेल्टा कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुंदरबन डेल्टा कहाँ होता है, तो याद रखिएगा ये आपका बंगाल में पाया जाता है, बंगाल और साथ में बांग्लादेश के पास। इसके अलावा ये किस लिए फेमस है, तो याद रखिएगा ये बंगाल टाइगर के लिए फेमस होता है, बंगाल टाइगर। इसके अलावा यहाँ पे सबसे ज्यादा मैंग्रोव वनस्पतियां आपकी पाई जाती है, तो ये भी आपको ध्यान देना है, इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो कहाँ है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को, तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं, सुंदरबन डेल्टा में कौन सा वन्य जीव है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल टाइगर, जो कि आपको मैंने पहले बता दिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे प्रसिद्ध सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही सक्रिय बेरिंग द्वीप, जो कहाँ पाया जाता है, तो आपको याद रखना है ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपका पाया जाता है, तो ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, आगे क्या है आपका, तो आगे पूछ रहा निम्न में से कौन से दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है, तो मैंने इसको करा रखा है, इसको हम गोदावरी नदी को जानते हैं। और ये कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से। तो ये आपको ध्यान देना है, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर स्थान से निकलती है, जो कि नासिक वाला आपने पार्ट सुना होगा वहीं से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोन नदी किस नदी की सहायक है, तो याद रखिएगा सोन नदी आपकी गंगा नदी की सहायक है, जो कि अभी मैंने पीछे बताया, वो जब आगे आती है उत्तर प्रदेश में तो वहां पे सोन नदी आपकी मिल जाती है। सुंदरबन डेल्टा किन नदियों का संयुक्त है, तो याद रखिएगा 3 नदियां, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना। मेघना कौन सी रिवर आ गई, तो याद रखिएगा जब गंगा नदी
यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसको मेघना के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य मैंग्रोव जंगल के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिए, मैंने बता दिया कि पश्चिम बंगाल इसके लिए फेमस है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बेरिंग द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार में पाया जाता है। तो ये आपके जो जियोग्राफी के कह सकता हूं 10 क्वेश्चन थे वो आपके टोटल कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा, अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ से अब आपकी पॉलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्या पूछ रहा चीजें मैं आपको बताते चलूंगा कि राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आपको याद रखना है जो स्वतंत्रता का अधिकार होता है, यानी कि ये सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं। फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो आपका आर्टिकल 21A है, यानी ए उसका पार्ट है, तो वो क्या है, वो आपका पाया जाता है राइट टू एजुकेशन के थ्रू। तो कहाँ है राइट टू एजुकेशन का हमें अधिकार? तो आर्टिकल नंबर 20A। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल 17, जिसको अनटचेबिलिटी के नाम से जानते हैं, अनटचेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? जो छुआछूत का भेदभाव होता है ना, उसको कंप्लीट खत्म किया जाता है। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड चीजें मैं आपको कराता रहूंगा। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन हो जाता है। दूसरा कि मौलिक अधिकारों में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि कोई शोषण कर रहा उसका विरोध करने का अधिकार किसमें दिया गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 23, 24 जो है वो राइट टू एक्सप्लॉयटेशन का हमें अधिकार देता है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आया। इसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा, क्वेश्चन नंबर 23 कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो आपको याद रखना है कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो आपका नई दिल्ली में है, यानी कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कि हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो आपको याद रखना है कि जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश होता है उसको कौन नियुक्त करता है? तो आंसर हो जाएगा इसका राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे क्या पूछ रहा, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? राज्यपाल अब आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट होता है देश के लिए। तो ये जो राज्यपाल है इसका जो कार्यकाल है, जो टाइम पीरियड, वो कितने सालों का होता है? तो आपको याद रखना है जिस प्रकार से लोकसभा के सारे मेंबर्स का 5 सालों के लिए होता है, राज्यसभा के कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे जो राज्यपाल होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? तो आपको याद रखना है ये टोटल आपका 5 वर्ष होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी आपको ये ना लगे कि राज्यपाल थोड़ा सा अलग होता है तो उसका कार्यकाल कुछ अलग होगा, वो भी लोकसभा की तरह जिस तरीके से प्रधानमंत्री का होता है सेम उसी तरीके से यहाँ पे राज्यपाल का भी होगा। तो आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। बोला कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट डीपीएसपी किस पार्ट में आते हैं? सबसे पहले मैं थोड़े से पार्ट्स के बारे में आपको बता दे रहा, देखिएगा 4 पार्ट के बारे में आपको बताऊंगा। पहला कौन सा? तो आपको याद रखना है जो पहला पार्ट 1 होता है संविधान का, वो कौन सा होता है? तो आपको याद रखना है जो पार्ट 1 होता है इसमें क्या आता है? तो मैं इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके पार्ट 1, 2 बताता रहूंगा। तो पार्ट 1 जो होता है ये किससे रिलेटेड है? तो याद रखिएगा ये संघ एवं राज्य से रिलेटेड है। संघ एवं राज्य से रिलेटेड है, यानी कि राज्य की बाउंड्री कितनी होगी, देश, राज्य का मतलब देश, और राज्य का नाम क्या है, ये चीजें। पार्ट 2 किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा जो पार्ट 2 है वो किससे संबंधित है? तो वो सिटीजनशिप से है, यानी नागरिकता जैसी चीजों से ये है। ये कितने आर्टिकल्स कितने हैं? 1 से लेकर के 4, यानी कि 1 अनुच्छेद से 4 तक के, और दूसरा क्या 5 से लेकर के 11 तक के। इसके बाद 12 से लेके 35 तक आपका क्या हो जाता है? तो पार्ट 3 हो जाता है। पार्ट 3 जिसमें हम किसकी बात करते हैं? मौलिक अधिकारों की, यानी कि फंडामेंटल राइट की। तो मौलिक अधिकारों की बात हम करते हैं पार्ट 3 के अंतर्गत। इसके बाद पार्ट 4 में किसकी बात होगी? तो आपको याद रखना है इसमें डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करते हैं, जो कि आपका 36 से लेकर के 50 तक आपका चलता है। एक और चीज, ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व क्या होता है? ये एक प्रकार से ऐसा संविधान में पार्ट है जिसमें ये लिखा गया है कि भारत के सरकार को क्या करना चाहिए ताकि वो
उससे देश के गरीबों का, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उनका कल्याण हो सके। और याद रखिए ये नेसेसरी नहीं है, गवर्नमेंट इसको लिखा तो जरूर गया है, करती नहीं है, बट करना चाहिए ताकि देश में जो निम्न वर्ग हैं, जो आरक्षित लोग हैं, जो निम्न वर्ग के हैं, उनका विकास हो सके। तो पार्ट 4 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको 26 का ऑप्शन नंबर बी ध्यान में रखना है। इसके बाद डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? तो राज्य की नीति निर्धारण के लिए मार्गदर्शन करना। राज्य की नीति निर्धारण का मतलब देश के लोगों के विकास के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कौन सी राशि जमा होती है। यानी कि जो, याद रखिए कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है, इसको संचित निधि के नाम से जानते हैं। किससे? संचित निधि के नाम से जानते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें संचित निधि का मतलब क्या होता है? जिसमें जैसे देश से टैक्स लिया जाएगा, देश में कई प्रकार के टैक्स लिए जाएंगे, अलग अलग प्रकार से ऋण लिए जाते हैं, जो पैसे लिए जाते हैं वो कहाँ रखे जाते हैं? तो संचित निधि। और ये इसमें कैसे पैसे आते हैं? तो याद रखिए टैक्स से, गैर टैक्स से। और अब याद रखिए टैक्स आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब जैसे गवर्नमेंट जो टैक्स डायरेक्टली ले ले, जैसे जो आप लोग मतलब कह सकता हूँ कि ऐसे टैक्स जो डायरेक्ट हम दे देते हैं उनको हम लोग डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट में जैसे जीएसटी हो गया, जिसमें हम सामान खरीदते हैं, सामान पे जीएसटी है, तो हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सामान को खरीदते हैं तो सामान पे ऑलरेडी जीएसटी लगी है, तो हम पैसा दिए, वो बाद में गवर्नमेंट के पास चला गया, वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स हो जाता है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाता है। इसके बाद बोला कॉन्टिजेनियस फंड का संचालन निम्न में से कौन करता है? वही कंसोलिडेट फंड वाला, तो राष्ट्रपति करता है, ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है? अगला क्वेश्चन लास्ट है पॉलिटी का कि आर्टिकल 266 किस पार्ट में आता है? तो इसको रहने दीजिए, मैं आपको पार्ट अभी 4 पढ़ा हूं, उसके बाद आपको एक एक करके बताता रहूंगा। तो इस तरीके से पॉलिटी के आपके टोटल 10 क्वेश्चन थे, वो भी आपके कंप्लीट हो जाते हैं। और यहाँ पे आपके बचे 10 इकोनॉमी के क्वेश्चंस, मैं उसको भी करा दे रहा, फिर ये क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और इसी तरीके से मैं एक एक करके चीजों को प्रोवाइड करता रहूंगा। सबसे पहले मुद्रास्फीति, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा मुद्रास्फीति क्या होती है। तो याद रखिए मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि जब कह सकता हूं कि बाजार में क्या किया जाए, सामान की मांग बढ़ जाती है, यानी कि कह सकता हूं कि मांग जो है वो बढ़ जाए और जो पैसा है उसकी जो क्रय शक्ति वो खरीदने की कम हो जाए, यानी कि मांग बढ़ जाए और जो आपूर्ति है वो कम पड़ जाए। यानी कि जितनी कोई सामान है, कोई उसकी डिमांड ज्यादा हो गई, लेकिन उसका जो उत्पादन है यानी कि जो उसकी आपूर्ति है वो अभी कम है, तो उसको, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उसको हम लोग मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। क्या मैंने बोला कि डिमांड क्या होगी? डिमांड आपकी बढ़ जाएगी, और लेकिन आपूर्ति क्या होगी? कम होगी। आपूर्ति का मतलब जितना सामान है, यानी कि सप्लाई का मतलब क्या है? सप्लाई उतना ना हो लेकिन मांग जो है वो ज्यादा बढ़ जाए। तो इसमें होता क्या है, जैसे मांग मतलब कोई सामान है, जैसे मान लीजिए आलू है, आलू की देश में कमी है, मतलब कि देश में जितना था अचानक से मांग बढ़ जाती है तो आलू कम पड़ जाता है। तो याद रखिए मांग बढ़ गया तो उसकी आपूर्ति कम हो गई। ऐसे में क्या होगा कि जो सामान होगा, जो सामान आपका जैसे आलू कम था तो वो क्या होगा? महंगा मिलने लगेगा। ऐसी स्थिति को हम लोग मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होगा? सरकारी ऋण, विदेशी निवेश, बेरोजगारी, ये नहीं होगा, मांग और आपूर्ति का असंतुलन। सेम यही चीज इसको बोलते हैं मुद्रा अस्फीति। इसका उल्टा है मांग कम हो आपूर्ति ज्यादा, यानी कि सामान देश में बहुत ज्यादा हो जाए, उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाए, लेकिन उसको खाने खरीदने वाले लोग कम हो, तो वहां पे आपको पता है कि सामान का दाम घट जाता है, उसको मुद्रा अस्फीति के नाम से जानते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। क्या बोला? आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? तो याद रखिएगा आरबीआई का जो मेन काम होता है वो होता है पैसों की छपाई करना, या पैसे कितना जारी होंगे, साथ में जो उसके लिए नियम कानून आपके लागू होंगे कि आरबीआई जो है बैंकों के लिए कौन सा नियम कानून बनाएगा, तो वो कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा, तो ये कौन करेगा? आरबीआई। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। और एक चीज और, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये भी आपको ध्यान देना है, राष्ट्रीयकरण हुआ था इसका, राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन आपका 1949 में हुआ था। तो ये आपको ध्यान देना है।
इसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और आगे आपसे क्या पूछ रहा कि आरबीआई के पास कितनी तरह की नीतियां हैं। तो याद रखिए दो प्रकार की, एक होती है मौद्रिक नीति और दूसरा होता है वित्तीय नीति। ये आपको ध्यान रखना, वित्तीय नीति का मतलब कितना पैसा छापना है और मौद्रिक नीति का कि उस पर किस प्रकार के नियम बनाने हैं। तो दो आंसर हो, इसके आंसर नंबर सी हो जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण क्या है? तो मैंने भी आपको जीएसटी के बारे में बताया, गुड सर्विस टैक्स। तो ये क्या हो जाता है इसका? इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स हो जाता है इसका। गुड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म हो गया। ये भारत में कब आया? तो याद रखिएगा 1 जुलाई 2017 में भारत के अंदर जीएसटी लागू होती है। तो ये आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन, डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं? जो सीधे सरकार को दिया जाए उसको डायरेक्ट टैक्स, जो हम क्या करें मतलब कि अप्रत्यक्ष रूप से दें उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे जीएसटी भारत कब आई? तो आंसर मैंने आपको बता दिया 1 जुलाई 2017। तो ये आपको मैंने समझा दिया। इसके बाद आगे डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? वही जो मैंने अभी आपको क्या बताया, डिफ्लेशन का मतलब होता है अस्फीति। सेम उसी का उल्टा, आपूर्ति ज्यादा हो लेकिन मांग कम हो। तो ऐसे में क्या होती है? मैंने आपको बताया ना कि मांग कम हो, आपूर्ति ज्यादा हो। देश में आलू बहुत ज्यादा उत्पादित हो गया, खरीदने वाला कोई नहीं है, तो सामान की कीमत क्या होगी? गिर जाएगी। तो कीमत क्या होती है? गिर जाती है इसमें। तो ये आपको ध्यान देना है। 38 नंबर आपसे क्या पूछ रहा? 38 वाले को देखिए कि डिफ्लेशन किस स्थिति में आती है। तो याद रखिए ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? मंदी कहते हैं। मंदी का मतलब आपूर्ति ज्यादा हो, उत्पादन ज्यादा हो, बट डिमांड कम हो, तो इसको मंदी कहते हैं। डिफ्लेशन से बचने के लिए केंद्रीय बैंक क्या करती है? तो अब इसमें क्या करेगी सरकार? क्या करेगी? इंटरेस्ट रेट को कम कर देगी। उससे क्या होगा? लोग अलग अलग प्रकार के ऋण लेंगे, इस तरीके की चीजें उसको इन्वेस्ट करेंगे। तो जब इन्वेस्ट करेंगे तो उससे क्या होगा? उत्पादन, उनकी मांग धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। तो क्या हो जाएगा? इसमें इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। इसके बाद आपका कह सकता हूं कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935। तो इस तरीके से आपकी टोटल 40 क्वेश्चन थे, उसको मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। इसी तरीके से ये सीरीज आपकी चलती जाएगी और आपको ऐसे ही 40-40 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप हमसे इसी तरह, हम लोगों से इसी प्रकार से जुड़े रहिए, आपको इसी तरीके से चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसे लगी और आगे आप इसमें किस तरीके के क्वेश्चन चाहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगले क्वेश्चन सेशन में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।